हेलो एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन विद आशीष। इस वीडियो में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की सीरीज़ में हमने फोर्थ पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर पूरा एक्सप्लेन हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम का। इस वीडियो में उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है डिफाइन द टर्म सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन क्या होता है ये इसको समझते हैं। सर्कुलेशन रिफर्स टू द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो जो एक लगातार ब्लड का फ्लो हमारे बॉडी में बना रहता है, रेगुलर कंटिन्यूअस मूवमेंट जो रहता है, उसको हम लोग सर्कुलेशन बोलते हैं। ड्रिवन बाय द हार्ट, हार्ट पंप करता है जिससे वो सर्कुलेट करता है, एंड फैसिलिटेटेड बाय द ब्लड वेसल्स। और जो पाइपलाइन है जिससे पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है वो हमारी ब्लड वेसल्स होती है। तीन टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, हम लोग ने पढ़ चुका है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है। इट इज़ अ वाइटल फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यही जो सर्कुलेशन है ये सबसे मेन फंक्शन है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का, और इसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। विच इंश्योर्स दैट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एफिशिएंटली ट्रांसपोर्टेड टू एंड फ्रॉम द बॉडी सेल। तो ये सारी एसेंशियल चीज़ें जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स हैं, इनको जहाँ जहाँ पहुँचना है अपनी डेस्टिनेशन पे, और उसके बाद वेस्ट को हटा के एलिमिनेट करना है, उसके डेस्टिनेशन पे पहुँचाना है। तो ये जो सारे काम है जो इन चीज़ों को अपनी जगह तक पहुँचाते हैं, तो वो हमारा सर्कुलेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया है इसको, आइए फिर से देखते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, इज द बॉडीज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क दैट मूव्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो ये एक पूरा नेटवर्क है, हमको पता ना है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो थ्रू आउट बॉडी एक नेटवर्क बनाई हुई है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। ठीक है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो मेन हार्ट है जो पंपिंग ऑर्गन है, यहीं से एनर्जी या पंप जनरेट होता है जिससे ब्लड फ्लो करता है। उसके बाद ब्लड तो वही आपका कंटेंट है जो फ्लो करेगा, चीज़ों को लेके इधर से उधर जाएगा। उसके बाद जिसमें से फ्लो करता है उसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी सेल्स। ठीक है, ऑक्सीजन जिससे एनर्जी आती है और न्यूट्रिशन जिससे एनर्जी आती है। तो ये एक एक बॉडी सेल तक जो ये एनर्जी पहुंचती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, तो वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ही पहुंचाता है। एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। तो यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारी सेल प्रोड्यूस करती है, तो उसको एलिमिनेट करने का काम जो है, बॉडी में से हटाने का जो काम है, वो भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ही परफॉर्म करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये टर्म्स दिए, इनको हम लोग को एक्सप्लेनेशन इनकी पता होनी चाहिए। तो पहला टर्म आपका हो गया हार्ट रेट। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट। तो एक मिनट में कितनी बार आपका हार्ट बीट कर रहा है, उसी को हम लोग हार्ट रेट बोलते हैं। अब देखिए इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। फॉर अ हेल्दी अडल्ट एट रेस्ट, एक रेस्ट मोड पे एक हेल्दी अडल्ट की हार्ट बीट का क्या होता है, टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो सबका एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता, वेरी करता है। तो 60 से लेके 100 तक एक अडल्ट, एक हेल्दी अडल्ट रेस्ट पे, मतलब वो कोई एक्सरसाइज ना कर रहा हो, एक्सरसाइज में हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो एक नॉर्मल कंडीशन में एक एडल्ट का, एक हेल्दी एडल्ट का जो हार्ट रेट है वो 60 to 100 टाइम्स होता है पर मिनट। एक मिनट में इतनी बार उनका हार्ट बीट करता है। अब देखिए सिग्निफिकेंस, देखिए क्या इससे इंपॉर्टेंस है। इट इंडिकेट्स हाउ ऑफन द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग टू पम्प ब्लड थ्रू द बॉडी। इट कैन इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेस एंड डिक्रीज ड्यूरिंग रेस्ट और स्लीप। तो ये वैरी करता है, अगर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। आप नॉर्मल में रेस्ट करते हैं, रेस्ट मोड में रहते हैं, तो थोड़ा सा स्लो हो सकती है, ये चेंज हो सकता है। तो ये नॉर्मल होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। तो द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन वन बीट। अब देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम आपको पता होता है कैपेसिटी। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा, लास्ट चेम्बर है हमारे हार्ट का, जिससे ब्लड निकल के बॉडी में फैलता है। अरोटा एक मेन आर्टरी है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को कलेक्ट करती है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है। तो अब देखिए जो वॉल्यूम, द अमाउंट, मतलब जो कैपेसिटी, जितना एक स्ट्रोक में, एक बीट में लेफ्ट वेंट्रिकल
आउटपुट देता है, ब्लड को निकालता है, उस वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, एक स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, इसका भी रेंज आपको एवरेज वैल्यू पता होना चाहिए कि ये कितना होता है अमाउंट इसका। तो अराउंड 70 मिलीलीटर्स पर बीट इन अ हेल्दी अडल्ट। तो एक हेल्दी अडल्ट में लगभग 70 ml ब्लड पंप होगा हर बीट पे, लेफ्ट वेंट्रिकल से हर बीट पे 70 ml ब्लड अरोटा से होके बॉडी को तरफ जाएगा। आइए इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ ईच हार्ट बीट। तो इससे जो वॉल्यूम, ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, इससे हमारे हार्ट की स्ट्रेंथ और कितना एफिशिएंट है ये पता चलता है। इससे मतलब आदमी हेल्दी है कि अनहेल्दी है, तो इस स्ट्रोक वॉल्यूम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अ हायर स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स द हार्ट पम्प्स मोर ब्लड इन ईच बीट। और अगर किसी का हायर स्ट्रोक वॉल्यूम है तो इसका मतलब 70 ml से ज़्यादा ब्लड आपका पंप हो जा रहा है हर स्ट्रोक पे, हर बीट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कार्डियक आउटपुट। तो ये देखिए कार्डियक आउटपुट क्या होता है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर मिनट। तो एक मिनट में किसी का हार्ट कितना ब्लड पंप कर दे रहा है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वो पंप कर दे रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इट मेजर्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट्स एबिलिटी टू सप्लाई बॉडी विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इससे हमें किसी भी इंडिविजुअल की हार्ट की एफिशिएंसी, कि वो कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके बॉडी को सप्लाई कर सकती है, कार्डियक आउटपुट से पता लग जाता है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, और चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट एनी टू फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा इन द ब्लड। तो देखिए हमारा जो ब्लड है, वो जो उसका लिक्विड पार्ट है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और उसमें कई सेल्स होते हैं जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स। तो इन सारी चीज़ों से मिल के हमारा ब्लड बनता है। तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट हमारे ब्लड का प्लाज्मा है। तो इसका हमें दो फंक्शन बताना है। तो आइए देखते हैं दो मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा इन द ब्लड। तो पहला हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस क्या, हमारा ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स हैं, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, चलिए आइए देखते हैं। प्लाज्मा कैरीज न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स होते हैं, हार्मोन हो गए, एंजाइम्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट तक हो गए, सब थ्रू आउट द बॉडी। तो ये इसका पहला फंक्शन हो गया कि जो सर्कुलेशन ऑफ सब्सटेंस जो है, जो सब्सटेंस चाहे वो अच्छे हों चाहे वेस्ट प्रोडक्ट हों, उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का जो काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो हमारा ब्लड का प्लाज्मा ही करता है। ठीक है, सेकंड देखिए रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस। तो कैसे देखिए प्लाज्मा रेगुलेशन और मेंटेनेंस रखता है। प्लाज्मा हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन रखता है, और मेंटेन pH बैलेंस, मतलब जो हमारे जो ब्लड का जो एसिडिटी है तो उसको भी मेंटेन रखता है, जितनी प्रॉपर होनी चाहिए उसमें मेंटेन रखता है। एंड की प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस इन टिश्यूज थ्रू ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस के थ्रू जितना भी फ्लूइडिटी हमारे ब्लड में होनी चाहिए और बॉडी में होनी चाहिए उसको भी मेंटेन रखता है हमारा प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आइए इसको फिर से देख लेते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको हम लोग ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। दैट मेक्स अप अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो ब्लड जो हमारा है उसमें हमने देखा कि प्लाज्मा है, फिर ब्लड सेल्स होते हैं, तो वो सब मिल के ब्लड बनाते हैं। तो ब्लड का जो 55% है वॉल्यूम, वो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है। अब देखिए येलो कलर का होता है स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं येलोइश होता है। इन विच ब्लड सेल्स, इसी के अंदर हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी आर सस्पेंडेड। तो इसी में हमारे प्लाज्मा में ही ये प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब देखिए ब्लड प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड सॉरी, है ना। तो हम लोग समझ गए फ्लूइड पार्ट हमारे ब्लड का, प्लाज्मा बोलते हैं हम लोग उसको। that plays a crucial role in the transporting substance and maintaining the internal environment of the body। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो सारे एसेंशियल सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में, वो हमारे ब्लड प्लाज्मा से ही होता है। और बाकी और जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को जो मेंटेन करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपका टेम्परेचर और आपका pH बैलेंस, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम हमारे ब्लड प्लाज्मा का होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर क्या होता है ये उसको देखते हैं। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स
एक्सर्टेड, देखिए जब प्रेशर की बात हो रही है तो भाई ये फोर्स है एक, एक्सर्टेड बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल। देखिए जो हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करता है, फ्लो करता है, और कोई भी लिक्विड भी होता है तो लिक्विड भी क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर कोई लिक्विड किसी कंटेनर पे रखा है तो उस कंटेनर पे वो फ्लूइड जो है, वो जो लिक्विड है वो प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, प्रेशर लगाएगा। या किसी पाइप में अगर पानी भी बह रहा है तो वो एक तरीके का वेसल ही है, एक पाइपलाइन है जिससे वो पानी फ्लो कर रहा है या फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो वो उस पर भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो वैसे ही हमारा ये ब्लड प्रेशर क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो हमारे वेसल्स पे कुछ प्रेशर लगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। अब देखिए स्पेशली द आर्टरीज, आर्टरीज में इसको मेन देखा जाता है क्योंकि जो उसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो पंप के साथ करता है, हाई प्रेशर फ्लो होता है। देखिए it is essential measurement that indicates how effectively the heart is pumping the blood and how healthy the arteries are। तो इसकी मदद से हमको अंदाज़ा लग जाता है, हमारे ब्लड प्रेशर की वजह से हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा हार्ट कितना हेल्दी है, वो समझ में आ जाता है। और उसके बाद इससे हमारे आर्टरीज़ की भी हेल्थ का हमें अंदाज़ा पता चल जाता है कि वो हेल्दी हैं कि नहीं। अब आइए इसका की पॉइंट्स देखते हैं। तो टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, तो देखिए ब्लड प्रेशर दो टाइप का हो गया, एक हो गया सिस्टोलिक प्रेशर, द प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड इनटू आर्टरीज। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब सिकुड़ता है और जो ब्लड है वो आर्टरीज में जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो दिस इज हायर नंबर इन द ब्लड प्रेशर रीडिंग। ठीक है, तो आप देखे होंगे, देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं 120/80 रहता है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर मशीन होती है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नापा जाता है, और ये जो रीडिंग डायग्राम में दी है 120/80, ये हमारी एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग है। तो देखिए अभी हम लोग ने देखा कि दो टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं। तो पहला सिस्टोलिक प्रेशर, तो उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं 120 दी हुई है, दिस इज़ द हायर नंबर इन द ब्लड प्रेशर रीडिंग। ठीक है, अब देखिए ये डायस्टोलिक प्रेशर है सेकेंड, द प्रेशर व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस बिटवीन बीट्स। ठीक है, तो हार्ट बीट करता है, तो देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, उसके बाद जब रिलैक्स होगा मतलब एक्सपैंड हो जाएगा तो उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। इस टर्म को याद रखिएगा। देखिए हमारा हार्ट बीट करता है मतलब सिकुड़ता है फिर रिलैक्स होता है, सिकुड़ने का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर रिलैक्स का मतलब होता है एक्सपैंड होना। तो ये ऐसे हमारा हार्ट वर्क करता है, फंक्शन करता है। तो जब वो सिकुड़ जाता है, कंप्रेस होता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, उसकी रीडिंग 120 है। और जब वो रिलैक्स होता है मतलब एक्सपैंड होता है तो उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, उसकी रीडिंग नीचे है। देखिए डायग्राम में आप देखेंगे जो 80 लिखा हुआ है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग माइट बी 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये देखिए ये नॉर्मल रीडिंग होती है 120/80 mm ऑफ Hg। Hg हमारा मरकरी होता है। ये रीडिंग आपको पता होना चाहिए कि कैसे मेजर किया जाता है। तो इसमें जो 120 है वो सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक प्रेशर दिखा रहा है, और जो 80 है वो डायस्टोलिक प्रेशर दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसकी यूनिट पता होनी चाहिए कि हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है उसको हम लोग किस यूनिट में नापते हैं, तो ये होता है मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। इसको लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। अब देखिए नॉर्मल रेंज क्या होता है, तो नॉर्मल रेंज यही होता है 120/80 mm ऑफ Hg। अब देखिए अगर इसके बियॉन्ड आपकी रीडिंग आ रही है मतलब आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं 130/80 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका बियॉन्ड हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है तो उसको हम लोग हाइपोटेंशन बोलेंगे। और आप रीडिंग देख सकते हैं 90/60 है तो कम हो गया। आपको याद रखना है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग है वो 120/80 mm ऑफ Hg रहती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो हमको पता है हमारी तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। कैपिलरीज सबसे छोटी वाली होती हैं, उनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स, है ना, तो वो छोटे लेवल पे, छोटे स्केल पे काम करती है, माइन्यूट लेवल पे। तो जो मेन हमारी दो ब्लड वेसल्स हैं जो मेजरली हम लोग जिसकी बात करते हैं, जो जो हम लोग देख सकते हैं, हमें पता है, तो वो होती है हमारी आर्टरीज और वेन्स।
तो क्वेश्चन में आपसे तो 2 डिफरेंस पूछा है, लेकिन ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, तो इस टेबल के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए फीचर इसका डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। देखिए वेसल है तो उसका काम ही है कि अपने अंदर से ब्लड को फ्लो कराने का, लेकिन अब देखिए डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि कहाँ से कहाँ ये ब्लड को फ्लो करा रही है। जो हमारी आर्टरीज है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज का काम क्या होता है, हार्ट से ब्लड को लेके जाना ऑर्गन्स की तरफ, बॉडी की तरफ, और उसका उल्टा काम हमारा वेन्स का है, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो वेन क्या करती है, बॉडी पार्ट से, बॉडी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के तरफ ले जाती है, और आर्टरीज उसका उल्टा कर रही है, हार्ट के तरफ से लेके बॉडी की तरफ जाती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन कंटेंट। तो देख लीजिए आर्टरीज जो ब्लड कैरी करती है वो ऑक्सीजन रिच होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ फ्लो करता है, आर्टरीज में। लेकिन याद रखना है सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो हमारी है पल्मोनरी आर्टरी। हम लोग चैप्टर में इसको ऑलरेडी समझ चुके हैं, आप याद कर लीजिएगा अगर आपको नहीं है। ठीक है, तो अब वेन्स का देखिए, वेन्स में कैसा ब्लड कैरी होता है, ऑक्सीजन पुअर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वेन्स में ट्रैवल करता है या फ्लो करता है। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो एक्सेप्शंस याद रखिएगा, और फिर आपकी जो यूजुअल जितनी आर्टरीज और वेन्स हैं उनका फंक्शन याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए वॉल की थिकनेस देख लीजिए। जो आर्टरीज होती है वो थिक होती है और इलास्टिक होती है, क्योंकि वो हाई ब्लड प्रेशर को झेलती है, इसीलिए वो थिक भी होती है और इलास्टिक होती है, थोड़ी मस्कुलर भी होती है, मतलब ज़्यादा मोटी होती है। वेन्स क्या होती है उसी जगह, थिन और लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि जो इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो हाई प्रेशर का नहीं होता है, लो प्रेशर का होता है, तो इसीलिए ये बहुत मोटी होना इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वॉल्व्स देखिए क्या होता है। तो हमने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो वॉल्व्स होती हैं उनका काम होता है बैक फ्लो को रोकना, कि आपका कोई जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है किसी वेसल में तो वापस आने लगेगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी, तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम हमारा वॉल्व्स का होता है। तो जो आर्टरीज होती है उसमें कोई वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि आर्टरीज का क्या काम है, आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो प्रेशर से फ्लो करता है, तो वो कभी पीछे आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं होती है, लेकिन वेन्स में वॉल्व होती है। क्यों वॉल्व होती है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो। ठीक है, चलिए ब्लड प्रेशर देख लेते हैं। तो हमारे आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है, क्योंकि ब्लड डायरेक्ट हार्ट से आता है और हार्ट पंप करके ब्लड को भेजता है, तो पम्प्ड ब्लड जो रहता है वो सीधे आर्टरीज में आता है, इसीलिए यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हाई रहता है और वेन्स में लो रहता है। ठीक है, अब ल्यूमेन साइज वो हमारा इंटीरियर पार्ट है हमारे ब्लड वेसल्स का, जिसके अंदर फ्लो करता है ब्लड, है ना। तो अब देखिए नैरोअर पतला किस में है, आर्टरीज में पतला है। देखिए आप ये समझ लीजिए, अगर आपने देखा होगा जो पाइप जो हाई प्रेशर पानी इजेक्ट करते हैं तो वो पतले ही रहते हैं, जहाँ प्रेशर ज़्यादा रहता है वहाँ जो अंदर का पाइप का वो पाइप मजबूत आपको दिखेंगे, लेकिन अंदर से जो पैसेज है फ्लो का वो पतला रहता है। तो वैसे आप समझ लीजिए आर्टरीज में जो ल्यूमेन साइज है, मतलब वो जो पैसेज है जिसमें से जाएगा वो ब्लड फ्लो करेगा, वो नर्वर रहेगा, और वेन्स का वाइडर रहेगा। ठीक है, अब देखिए पल्स डिटेक्शन। पल्स आपको पता है कि जो हमारी नसें फड़कती हैं, जैसे आपके हाथ में जो आर्टरीज है, अगर आप उस पर हाथ रखेंगे आप फील कर सकते हैं कि वो फड़कती है, पल्स करती है ना। तो जो आर्टरीज है उसमें ब्लड डायरेक्ट हार्ट से आता है, तो हार्ट का जो पंप है वो हमारे आर्टरीज तक फील होता है, तो इसीलिए आप नस छू के उसमें भी आपको बीट टाइप का समझ में आ जाएगा कि हाँ जैसे हार्ट बीट करता है वैसे हमारी पल्स भी बीट करती है। तो ये आर्टरीज में पल्स का डिटेक्शन पॉसिबल होता है, और वेन्स में क्योंकि जो ब्लड है वो हाई प्रेशर का है ही नहीं, है ना, वो लो प्रेशर का है, तो इसमें आप पल्स भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से। अगर आप चैप्टर पढ़े भी नहीं होंगे, इसको समझे होंगे, तब भी आपका बहुत काम चल जाएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।